That's great. So good morning everyone. In our last class we have completed the easiest topic of chapter 3, that was departmental undertaking. We have discussed the meaning, features, merits and demerits of departmental undertaking, and now we are going to start our second form of public sector enterprise, that is public corporation or statutory corporation. स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है लीगल, लीगल कॉर्पोरेशन जिसको लीगली फ्रेम किया गया है। क्या है? एक सिंपल सा पब्लिक सेक्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट पास करके सेटअप किया है। ये ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट पास किया होगा। बिना स्पेशल एक्ट के ये फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे इसकी अगर हम मेन बात करें तो व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? It is a body corporate formed by a special act of parliament or by central or state legislation. यानी पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास हुआ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर से। इट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी पैसा सारा गवर्नमेंट के पास से आएगा। इट्स पावर, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशंस आर आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। इसकी जो पावर्स है, इसके पास क्या क्या लिमिटेशंस है, इसकी सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? जो एक्ट बनेगा, एक स्पेशल एक्ट पास होगा, उसी एक्ट में डिसाइडेड होगा। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एसबीआई, एलआईसी, ये सारे गवर्नमेंट के पब्लिक कॉर्पोरेशंस है। एलआईसी को गवर्न करने वाला उसका खुद का एक एक्ट है, एसबीआई को गवर्न करने वाला उसका खुद का एक एक्ट है। यानी ये एक्ट पूरा इन बिजनेसेस को गवर्न करता है और इन्हीं एक्ट के थ्रू इन बिजनेसेस का सारा काम चलता है। तो एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो सबसे पहले है इट इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन। इसको कैसे बनाया जाता है? पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास करके या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर से ये क्रिएट होगा। Second, the powers, objectives and limitations of public corporation are defined in the act only. जो भी powers है, जो भी duties है, जो भी इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस है, ये सब उस एक्ट में बता दिया जाएगा। यानी इस बिजनेस की सारी डिटेल्स जो है ये इस एक्ट में ही क्लैरिफाई कर दी जाएगी। जो स्पेशल, जैसे एसबीआई का एक्ट बनेगा, उसी एक्ट में सब कुछ बातें बता दी जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड, इट ऑपरेट्स अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलेगी, दोनों में से कोई ना कोई एक इसको कंट्रोल कर रहा होगा। नेक्स्ट, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से डिफरेंट है। इसकी एक अलग कानूनी पहचान है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। जैसे ही एक्ट पास होगा पार्लियामेंट में, वैसे ही ये फॉर्म ऑफ बिजनेस एक सेपरेट एग्जिस्टेंस के फॉर्म में आ जाएगा। यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं थी, बट यहाँ पे इस फॉर्म ऑफ बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। क्या क्या पढ़ा हमने? नंबर 1, ये एक्ट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसी से ये फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट होता है। इसके पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशन सब कुछ एक्ट में ही बता दिए जाते हैं। ये ओवरऑल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है। जैसे ही एक्ट पास होता है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहती है। आगे इसका मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट। तो देखिए, इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसका सारा मैनेजमेंट बीओडीज करेंगे और उन बीओडीज को अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इसके खुद के रूल्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। इसके एम्प्लॉयज सिविल सर्वेंट नहीं होते। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज। इसके स्टाफ और एम्प्लॉयज के लिए इसके खुद के रूल्स है, कैसे उनको काम पे रखना है, कैसे उनको रिक्रूट करना है, कितना पेमेंट करना है, क्या करना है। नेक्स्ट, it enjoys administrative autonomy and it is relatively free from political interference. इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम होता है, काम करने का खुद का फ्रीडम होता है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो इंटरफेरेंस रहता ही है, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, so the next one, the main motive of public corporation is to
इज सर्विस टू जनरल पब्लिक, इज टू प्रोवाइड सर्विस लिख देना आप इसको। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मेन मोटिव होता है जनरल पब्लिक को अपनी सर्विसेज देना। इफ आई टॉक अबाउट एसबीआई, तो एसबीआई का टारगेट प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, एसबीआई का टारगेट है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। इफ आई टॉक अबाउट एलआईसी, तो एलआईसी का टारगेट प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, एलआईसी का टारगेट है लोगों को इंश्योरेंस फैसिलिटी, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। It is accountable to Parliament or state legislature for its operation. It has to submit its annual report on its working. ये पार्लियामेंट को आंसरेबल होगी कि इसका कैसे काम हुआ है, क्या हुआ है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को इसको बताना पड़ेगा, एक एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि मैंने साल भर में ये वर्किंग की है, सारी डिटेल्स बतानी पड़ती है। एंड नेक्स्ट, द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, यानी अकाउंट्स जब चेक किए जाते हैं तो इसका अकाउंट्स चेक करता है गवर्नमेंट का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वही चेक करेगा, उसी के पास ये राइट होता है कि वो अकाउंट्स को ऑडिट करे। अकाउंट्स ऑडिटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि अमाउंट प्रॉपर यूज हुआ है या नहीं हुआ। अगेन यू आर सपोज टू लर्न ओनली 6 पॉइंट्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं? एक तो कि ये एक्ट के थ्रू फॉर्म हुआ है, कंट्रोल सारा गवर्नमेंट का रहता है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, पावर्स ड्यूटीज सब कुछ एक्ट में डिफाइंड होती है। मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं रहता, जनरल पब्लिक को सर्विसेज देना होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेरिट्स और एडवांटेजेस, तो नंबर 1 कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। गिव मी अ सेकंड। यस, नंबर 1 आपको कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब है काम करने का थोड़ा फ्रीडम है। यहाँ पे ये अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, इनका काम बार बार इंटरफेरेंस नहीं होगा पॉलिटिकल लीडर्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में उनको हर काम करने से पहले, हर चीज पूछने से पहले मिनिस्टर का सेंक्शन लेना पड़ता है। यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा इंडिपेंडेंस है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। नंबर 2 सेम नंबर 1 से रिलेटेड है, क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है तो डिसीजंस थोड़े क्विकली लिए जा सकते हैं। उतना पेपर वर्क नहीं है जितना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता है, उतनी फॉर्मेलिटीज नहीं है डिसीजन लेने से पहले, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसीजंस थोड़े से क्विक हो जाते हैं। फिर सर्विस मोटिव एक बेनिफिट है जनरल पब्लिक के लिए कि ये सेटअप होगी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको उनकी सर्विसेज, उनके लिए जो जरूरी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफिशिएंट स्टाफ की अगर हम बात करें, स्टाफ बहुत एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके खुद के रूल्स होते हैं वर्कर को रेम्यूनरेट और रिक्रूट करने के लिए। आपको ध्यान रखना है, जहां भी आपको बोले स्टाफ एफिशिएंट है, स्टाफ उसी ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंट होता है जो स्टाफ को बढ़िया फैसिलिटीज दे सकती है, अट्रैक्टिव पेमेंट दे सकती है। और यहाँ इनके पास इनका खुद का राइट होता है अट्रैक्टिव पेमेंट देने का, इनको गवर्नमेंट से पूछना नहीं होता हर चीज के लिए। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि इनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। रेम्यूनरेशन यानी पेमेंट और रिक्रूटमेंट यानी काम पे रखना। तो एम्प्लॉयज के रेम्यूनरेशन और रिक्रूटमेंट के खुद के रूल्स होने की वजह से यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो थोड़े से एफिशिएंट होते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्रोफेशनली बिजनेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिनको गवर्नमेंट ने रेम्यूनरेट ये रिक्रूट किया है आपका काम करने के लिए, वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है, उनको काम करना आता है। वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको काम का नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज होने की वजह से वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं। तो जल्दी से 5 पॉइंट्स ऑफ मेरिट्स देखिए क्या क्या है। नंबर 1 काम करने का फ्रीडम, नंबर 2 थोड़ा क्विक डिसीजन मेकिंग, नंबर 3 सर्विस मोटिव, नंबर 4 स्टाफ बढ़िया, एंड नंबर 5 प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनमें से ज्यादा पूछते कौन से है? एफिशिएंट स्टाफ। क्यों एफिशिएंट स्टाफ है? क्योंकि इनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस है। अब डीमेरिट्स की बात कीजिए। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, ये कह रहे हैं ये जो आप शो कर रहे हो ना ज्यादा फ्रीडम है, ज्यादा फ्रीडम है, ये फ्रीडम केवल थ्योरेटिकली दिख रहा है आपको। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, जब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की वर्किंग होती है तो उतना फ्रीडम नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, पॉलिटिकल पार्टीज डे टू डे वर्किंग में इंटरफेयर करती ही है। यानी ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी केवल और केवल पेपर पे है, केवल और केवल नाम के लिए है, एक्चुअली वो फ्रीडम नहीं होता। नंबर 2 लैक ऑफ इनिशिएटिव।
पब्लिक कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप कभी एसबीआई बैंक गए हैं, जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना रूड होता है वहां का स्टाफ। जनरली हमारी थिंकिंग है, जनरली ऐसा होता है कि वो आपसे बहुत ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। उनको पता है कस्टमर हमारे पास आ गया है, वेट करना पड़ेगा, आप वेट कर सकते हो तो एसबीआई में अकाउंट ओपन करवाओ, आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप अकाउंट ओपन मत करवाओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी से कोई कंपटीशन फेस आउट नहीं करना, आराम से आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए और अपना प्रॉफिट अर्न कीजिए। वो भी अर्न नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं रहेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, public corporations do not have to face any competition and are not guided by profit motive. So the employees do not take initiative to increase the profit and reduce loss. The losses of public corporation are made good by the गवर्नमेंट। एम्प्लॉइज एफर्ट ही नहीं करेंगे प्रॉफिट को बढ़ाने के या लॉस को कम करने के, क्योंकि कोई भी लॉस होगा तो गवर्नमेंट उस लॉस की भरपाई कर देगी, गवर्नमेंट उसको कवर अप कर देगी। नेक्स्ट देखिए, अगेन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजिड स्ट्रक्चर। ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है ये एक्ट बनाने से बनती है। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है, उस एक्ट से ये बिजनेस बनता है। अब जब स्पेशल एक्ट पास हो गया ना, तो एक्ट को चेंज करके ही आप इस बिजनेस को चेंज कर सकते हो। अगर आपको पब्लिक कॉर्पोरेशन में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको पार्लियामेंट का एक्ट अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और एक्ट को चेंज करना या एक्ट में अमेंडमेंट करना उतना इजी टास्क नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपको एक्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है वो जैसा बन गया वैसा ही है। बार बार रूल्स चेंज करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये कह रहे हैं इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, हो सकता है वो क्या करें, बहुत ही इनएफिशिएंटली परफॉर्म करें और हाई प्राइस चार्ज करें अपनी इनएफिशिएंसी को कवर करने के लिए। ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि करप्ट हो जाए, या फिर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी हो जाए। ठीक है, तो वो अनफेयर प्रैक्टिसेस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जनरली होती है। पहले लॉसेस में चले जाते हैं और फिर लॉसेस को कवर अप करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को भी ये अडॉप्ट करते हैं। अब कब सुटेबल है ये फॉर्म ऑफ बिजनेस? जहाँ पे मोनोपोली पावर्स चाहिए, कि हमारे पास कुछ स्पेशल पावर्स हो, है ना, और वो हमारे पास ही हो और किसी के पास नहीं हो, और ये स्पेशल पावर्स हम चाहें कि हमारे लिए एक अलग एक्ट में आ जाए, तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस सुटेबल है। और जहाँ जरूरत हो कि गवर्नमेंट से रेगुलर पैसा मिलता रहे, रेगुलर ग्रांट एंड डोनेशंस मिलती रहे, तब भी आपको यही फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर आगे आ जाइए, यहाँ तक पहले बताइए आपने से किसी को कोई डाउट है? हमने पढ़ लिया है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस भी। पहला हमने पढ़ा सिंपल सा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा, कैसे काम करेगा ये सब। फिर पब्लिक सेक्टर का सेकेंड फॉर्म पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट से पास होता है, इसकी अलग एग्जिस्टेंस होती है। एसबीआई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें स्टाफ से रिलेटेड इसके खुद के रूल्स होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बनती कैसे? स्पेशल एक्ट से। चलिए आगे मूव होते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको एलआईसी, एक और पॉइंट दिया हुआ है सुटेबिलिटी का, where the undertaking required appropriate combination of public accountability and operational autonomy। जहां आपका बिजनेस ऐसा हो कि आप चाहते हो लोगों को अकाउंटेबल भी रहो और साथ में आपको काम करने का फ्रीडम भी हो, है ना, कुछ ऑटोनॉमी भी हो, कुछ फ्रीडम भी हो, तो आप ये फॉर्म ऑफ बिजनेस चुन सकते हो। कुछ बताया हुआ है आपको एलआईसी के बारे में, एक केस स्टडी गिवन है, देखिए। With enactment of LIC Act 1956, an autonomous body, Life Insurance Corporation of India, was formed. The Act defines its powers, duties, and functions. It has a separate legal existence. It is fully owned by government. बता दिया है आपको कि एक्ट से बना बिजनेस, खुद की पावर्स है, ड्यूटीज है, फंक्शंस है, अलग लीगल एग्जिस्टेंस है और गवर्नमेंट की ओनरशिप है। आगे इट हैज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी, अपने फाइनेंस से रिलेटेड इसकी खुद की पॉलिसी है। It can raise funds by borrowing from public and government, पैसा भी borrow कर सकते हैं। However, it is not subject to any budgetary accounting or audit like railway. रेलवे जैसे नहीं है कि आपके अकाउंट चेक किए जाएंगे बार बार, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डालना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। Its annual report is presented in parliament every year. हर साल एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाती है।
कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो आपको पता होना चाहिए एक्ट में पावर्स है तो कौन सा है, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, राइट। फिर अगर हम बात करें आगे, नेम द एक्ट अंडर विच इट इज फॉर्म, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, अनसीन पैसेज नहीं होता, वैसे ही आंसर दिया हुआ है। देखिए LIC एक्ट 1956, एक्ट का क्या नाम है, LIC एक्ट 1956। कोई एक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बतानी है, इन्होंने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बताया है, आप SBI बता सकते हो। उसके बाद में ये कह रहे हैं कोई भी दो फीचर्स बता दीजिए जो ऊपर मेंशन है। तो एक तो है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब देखिए, आप देखिए क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, ये अगर 4 मार्क में आ जाता है तो लॉटरी विनिंग क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? ये कह रहे हैं 2 फीचर्स बता दीजिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इन्होंने आपको दे दिया है 4th क्वेश्चन के अंदर ही। फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको पूछ रहे हैं कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और 4th में ये आपको बता रहे हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, बस आपको फीचर्स बताने। तो घुमा फिरा के सब कुछ दे दिया है, बस आपको तो फ्री के नंबर मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। चलिए आगे देखिए, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। जैसा हमने सेकेंड चैप्टर में जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था, उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी होती है। कोई भी कंपनी, बस इसमें क्या कंडीशन है कि 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी या स्टेट गवर्नमेंट के पास या दोनों के पास मिलके। कुल मिला के आपकी एक कंपनी है, कोई भी नॉर्मल कंपनी है, उस कंपनी में अगर 51% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट की ओनरशिप में आ जाते हैं तो वो कंपनी बन जाती है गवर्नमेंट कंपनी। 51% से ज्यादा शेयर्स किसकी ओनरशिप में आ जाते हैं, गवर्नमेंट की ओनरशिप में, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अब देखिए गवर्नमेंट कंपनी को भी कौन सा एक्ट गवर्न करेगा, कंपनीज एक्ट 2030। जैसे कोई भी सिंपल कंपनी होती है ना, हमने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 2 में, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वैसे ही होते हैं, कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। एग्जांपल्स है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स है। अब इसके फीचर्स क्या है, नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, हमें पता है हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो वो रूल्स गवर्नमेंट कंपनी पे भी एप्लीकेबल है। बट कुछ प्रोविजंस अगर सरकार चाहे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस को चेंज कर सकती है। आई रिपीट, जनरली गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होगी, उस कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स और रेगुलेशंस इस पे एप्लीकेबल होंगे। कुछ चेंजेस अगर गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो अपने अंदर ला सकती है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को चेंज करवा सकती है। ओनरशिप होली या पार्टली गवर्नमेंट इसकी ओनर होगी, क्योंकि मोर देन 51% शेयर कैपिटल किसके पास होगी, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास होगी तो किसके नाम से होगी, कंट्री के प्रेसिडेंट के नाम से, क्योंकि सरकार खुद तो कुछ भी नहीं है, सरकार में तो सरकार के लोग है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो प्रेसिडेंट के नाम पे इसकी शेयर कैपिटल खरीदी जाती है। मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है, आप सबको पता है, कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंट कौन करता है, ओनर। प्राइवेट कंपनी होगी तो शेयर होल्डर्स होंगे, ओनर्स, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। पब्लिक कंपनी है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर्स, सरकार और बाकी के शेयर होल्डर्स मिलके क्या करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी में बीओडीज को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी की हमेशा ही अलग से कानूनी पहचान होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। ये अपने नाम से शेयर्स परचेज भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग सब कुछ अलाउड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इट मींस ये अपने नाम से अपने अकॉर्डिंग प्राइवेट काम कर सकती है। नेक्स्ट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी में मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है। मिनिस्ट्री जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट्स करेगी डायरेक्ट, और टाइम टू टाइम क्या करेगी, ओवरऑल अंडरटेकिंग की वर्किंग के लिए अलग अलग डायरेक्शंस दे पाएगी, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस दे देगी कि कंपनी को कैसे काम करना है। वैसे तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस चलेंगे, बट अदर देन दैट मिनिस्ट्रियल कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी किसी मिनिस्ट्री को पावर दे देगी कि इस कंपनी की फंक्शनिंग को आपको ओवरऑल कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, लास्ट वन, नेक्स्ट फीचर, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, नॉट द लास्ट वन।
फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अगेन द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी इज फ्रीडम। यहाँ पे ये कह रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी को काम करने का और अपने फाइनेंस को यूज करने का फ्रीडम होता है। फ्रीडम किसमें नहीं होता? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। बाकी पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी अपने रेवेन्यू को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती है। इनका जो भी रेवेन्यू है ये अपने ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाएंगी। नेक्स्ट, एफिशिएंट स्टाफ, अगेन द सेम पॉइंट। क्यों होते हैं स्टाफ एफिशिएंट? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल्स होते हैं रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ। स्टाफ को कैसे अपॉइंट करना है, स्टाफ को कैसे कंट्रोल करना है, उससे रिलेटेड इनके खुद के रूल्स है, और जब खुद के रूल्स है तो इनका स्टाफ एफिशिएंट होगा। आई रिपीट, केवल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का स्टाफ सिविल सर्वेंट होता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी का जो स्टाफ है वो सिविल सर्वेंट नहीं होता, उस पर सिविल सर्वेंट के रूल्स नहीं लगते, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद के पास पावर्स है अपने स्टाफ को पेमेंट करने के लिए और उनको रिक्रूट करने के लिए। द लास्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी। किसको आंसर देंगे? ये मिनिस्ट्री को। गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री को अथॉरिटी दे दी कि आप इसको संभालोगे। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पार्लियामेंट में डिस्कस जरूर होगी। तीनों फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट कंपनी, तीनों को ही अपनी परफॉर्मेंस तो पार्लियामेंट में डिस्कस करनी पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट से लिंक्ड है। Is it okay to everyone? Any doubts, any confusions? All right then. So today we have discussed the meaning and features of government company. What you are supposed to do is you have to read the chapter up to this part. I will be sending you a practice task activity. Have a nice day. See you tomorrow in the next class.